हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत अध्याय नंबर 15 को। अध्याय नंबर 15 का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान कर देंगे। सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको हम ये बताएंगे कि प्रिज्म होता क्या है। सबसे पहले प्रिज्म को जानेंगे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है किरण का ये जानेंगे। साथ ही में प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हो। बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग आपको लगा लेना है प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आपका एक पारदर्शी समग्र माध्यम होता है। पारदर्शी समग्र माध्यम मतलब कांच का जैसे बना हुआ, मान सकते हैं, मान कह सकते हैं। होता ये देखो मेरे पास रखा हुआ है, देख सकते हो, ये प्रिज्म है आपका। अब दिखाई पड़ा, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। ये पारदर्शी समग्र माध्यम होता है। ये दो अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। यहाँ पर आपके सामने मैंने ये आगे वाली आकृति बनाई है त्रिभुज के आकार की, ठीक है। ये दो अपवर्तक पृष्ठ है, ऐसे ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। इन पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये जो दो पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, और ये जिस कोण पर झुके होते हैं इस कोण को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं, याद रखिएगा। तो परिभाषा इसकी हो गई कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? समतल पृष्ठों से घिरा होता है, और इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं या समतल अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जिस एंगल पर ये समतल अपवर्तक पृष्ठ घिरे होते हैं इस एंगल को हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं, और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको प्रिज्म की परिभाषा में लिख लेना है, ठीक। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। पहले तो प्रिज्म करता क्या है भाई? ये जो प्रिज्म है, छोटा सा, जो देखने में आपको लग रहा है खिलौना समझ सकते हो, ये प्रिज्म छोटा सा है, देखने में क्यूट सा है, लेकिन इसका कार्य भैया बड़ा डेंजरस है। डेंजरस क्या है? ये प्रकाश की जो किरण होती है जिसमें 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों को अलग कर देता है। जिसे हमने पढ़ा है क्लास 10th में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब रंग को अलग अलग करने की प्रवृत्ति होती है इसके अंतर्गत, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इसको छोटा मत समझना, बड़े काम की चीज़ है। तो प्रिज्म की परिभाषा आपकी हो गई। अब हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जानेंगे। वर्ण विक्षेपण जान चुके, प्रिज्म का कार्य जान चुके कि प्रिज्म करता क्या है। सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश किरणों में जो 7 रंग होते हैं उनको अलग अलग करने का कार्य करता है। इसमें अपवर्तन की घटना कैसे होती है? ये मैंने आपके सामने एक प्रिज्म बनाया है। ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, जिस एंगल पर घिरे हुए हैं इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश किरण है जो ये ऐसे जो है इस पहले अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। अब जो आपतित होने वाली किरण होती है उसको कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपतित किरण। और मान लेते हैं कि प्रिज्म के दोनों के जो माध्यम है वो आपके वायु हैं। तो वायु से प्रकाश किरण हमारी जो जा रही है कांच में जा रही है। और अपवर्तन की घटना में हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले जिस अपवर्तक पृष्ठ पर ये आपतित हुई, यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे भाई? अभिलंब। अभिलंब क्या होती है? किसी तल से जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा होती है वो अभिलंब कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच लिया, ओके। अब ये प्रकाश किरण आई तो ये क्या होगी भाई? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे निकल जाती, लेकिन ये चूंकि विरल से सघन में जा रही इसलिए अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। अब ये झुक जाती है तो ये जाती है द्वितीय पृष्ठ पर। अब द्वितीय पृष्ठ पर जब जाएगी तो ये आप देखिए यहाँ पर पुनः अपवर्तन की घटना होगी। तो हम द्वितीय पृष्ठ पर अभिलंब खींच लेते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने द्वितीय पृष्ठ पर अभिलंब खींच लिया। अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं इसलिए इसको N2 बोल देंगे और इसको N1 बोल देंगे। ये अभिलंब है दोनों पृष्ठों पर। तो जब प्रकाश किरण इस द्वितीय पृष्ठ पर आएगी तो अब प्रकाश किरण जब इस द्वितीय पृष्ठ से निकलेगी तो सघन से विरल में जाएगी,
और अपवर्तन की घटना में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश कण सघन से विरल में जाती है तो देखिए इसको जाना ऐसे चाहिए था, आगे ऐसे बढ़ जाती, लेकिन जब कोई प्रकाश कण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर भागेगी और ऐसे निकल जाएगी, और इस किरण को हम नाम देते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं भाई? निर्गत किरण कहते हैं। कुछ बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई होगी। अब यहाँ पर ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको I1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपका अपवर्तन कोण बनता है, इसको हम R1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार इस कोण को हम R2 नाम दे देते हैं, और यहाँ पर जो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच कोण है इसको हम I2 नाम दे देते हैं। क्लियर इतनी बात? अब ये चूंकि देखिए प्रकाश किरण जब गई है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो विचलित हुई। अब ये कितने डिग्री के कोण पर विचलित हुई, समझ रहे हो ना, उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। तो देखिए प्रकाश किरण जैसे जिस मार्ग में जा रही हो उस मार्ग से जितने डिग्री के कोण पर मुड़ जाए वो जो कोण बनता है उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। तो प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी तो एक बार यहाँ पर मुड़ी तो यहाँ पर विचलन हुआ तो इसको हम डेल1 बोल देंगे। डेल क्या होता है? विचलन कोण होता है। तो एक बार मुड़ी, एक बार विचलित हुई तो डेल1 बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर आई तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, फिर मुड़ गई तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते, पहले इस रेखा को पीछे की ओर ऐसे बढ़ा देते, जो निकली है इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम डेल2 नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये विचलित हुई और ये आपकी जो लाइन है और जो ये लाइन है ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी यहाँ पर आपका बनेगा संपूर्ण विचलन कोण, जिसको हम डेल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसको मैंने डेल1 डेल2 इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पर दो बार विचलन, एक बार विचलन हुआ तो डेल1 एंगल बना, दोबारा विचलन हुआ तो डेल2 एंगल बना। और इन दोनों किरणों को जब पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया तो टोटल प्रकाश की किरण में जो विचलन कोण हुआ वो आपका डेल हुआ। समझ रहे हो ना? जा ऐसे रही थी, एक बार ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाश किरण कितने डिग्री के एंगल पर मुड़ी? डेल एंगल पर। इसी को बोलते हैं हम विचलन कोण। बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर फिगर समझ में आ गया है ना तो आप प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन बहुत ही आसान भाषा में कर सकते हो। ये कोण हो गया भैया डेल, इसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी, इस बिंदु को नाम दे दिया डी और इस बिंदु को नाम दे दिया ई। क्लियर इतनी बात? और इस रेखा को पी और इस बिंदु को क्यू और इसको हमने आर नाम दे दिया और जहाँ पर निकली इस बिंदु को हमने एस नाम दे दिया। इस तरीके से हमने नाम जो है यहाँ पर लिख दिया, अंकित कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप जान गए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कि प्रकाश कण कैसे आपतित होती है तो कैसे अपवर्तित होती है। ये प्रिज्म है, जब इस पर देखिए अंधेले में आप प्रकाश की किरण डालोगे तो ऐसे डालोगे, ये ऐसे निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं, तो अगली हमारी जो हेडिंग हो जाएगी वो प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिगर बना है आपके सामने, इसी फिगर का सारा खेल है, बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जिससे आपको हर एक बात समझ में आ जाए। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। देखिए बहुत आसान करने वाले हैं, बस आप इसको समझिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये रेखा ऐसे गई है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया है, गई नहीं तो गई तो ऐसे, और ये रेखा ऐसे। तो जब दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण होते हैं आपने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोण I1 होगा वो इस टोटल कोण इसके इतने कोण के बराबर होगा, और ये टोटल कोण बना है डेल1 और R1 से मिलकर। तो डेल1 और R1 का योग जो हो जाएगा वो I1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र में, क्या लिखेंगे? चित्र में जो ये कोण आपका PQN1 है, कोण PQN1 ये किस कोण के बराबर होगा? ये कोण बराबर होगा EQD या DQE, कोण DQE के बराबर। क्यों बराबर होगा? कारण लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कुछ बात समझ में आ रही? अब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मान कितना है? I1 बराबर DQE जो है दो कोणों से मिलकर बना है डेल1 प्लस R1। ओके, यहाँ से हम डेल1 का मान निकाल लेंगे, तो डेल1 बराबर R1 उधर जाएगा तो हो जाएगा I1 माइनस R1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार
इसी प्रकार एक बार और भी तो अपवर्तन की घटना आगे हुई है, तो ये जो कोण I2 हो जाएगा और R2 और del2 का जो योग हो जाएगा, इन दोनों का योग I2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी प्रकार जो कोण आपका होगा SRN2 क्या हो जाएगा, SRN2 ये किस कोण के बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा कोण DRE, कोण DRE के बराबर। कारण यही है शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो आपका I2 हो जाएगा वो del2 प्लस R2 के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम del2 का मान निकालेंगे तो I2 माइनस कितना हो जाएगा, R2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर अगर देखें तो del1 और del2 का मान आ चुका है, इस कोण और इस कोण का मान आ चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आकृति और बन रही है, ये वाली कोण त्रिभुज DQR। एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है आपका DQR, और इस रेखा को आगे बढ़ाने पर यहाँ पर जो कोण बना ये D पॉइंट है, इस कोण को डेल बोला गया, उसको del1 और del2। और आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी है, बहिष्कोण में जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DQR, DQR में बहिष्कोण प्रमेय से, किस प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी जो डेल होगा वो del1 प्लस del2 के योग के बराबर होगा। del1 और del2 का मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, del1 व del2 का क्या कर देंगे भाई, मान रखेंगे। तो मान रखने पर, चलिए भाई मान रखते हैं, मान रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, डेल बराबर del1 का मान कितना आया है, I1 माइनस का R1, del2 का मान आया I2 माइनस का R2। बात समझ में आ रही। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमने कहा ना कि हम बहुत ही आसान कर देंगे, बस आप देखते जाएं, ठीक है ना। देखिए डेल बराबर I1 और I2 को पास पास कर लेंगे, I1 प्लस I2 माइनस, देखिए माइनस का R1 और माइनस का R2, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। इसके बाद हम आ जाएंगे चतुर्भुज पर। देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है AQER, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है कोण A, तो ये हो जाएगा A प्लस ये, इस पर देखिए ये अभिलंब रेखा है, तो यहाँ पर कोण जो बन रहा है टोटल 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये रेखा इस तल पर क्या है, अभिलंब है, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर ये कोण E बन रहा है, QER, कोण कौन सा बन रहा है, QER प्लस, और कौन सा कोण चतुर्भुज में बन रहा है, आपका कोण बन रहा है ये वाला, देखिए ARE, जो कि आपका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस पर ये अभिलंब है। तो ये रेखा इस तल पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। इस तरीके से चारों कोणों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, 360 के, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोण A प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जो कोण Q यहाँ पर देखिएगा QER है, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ये जो आपका बना हुआ है QER, यहाँ पर कोण R1 है, यहाँ पर कोण R2 है, और अगर हम इस कोण का मान निकालें तो तीनों कोणों का योग कितना होगा बताइए, कोण E प्लस R1 प्लस R2, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है कि नहीं होता है। तो जब कोण E का मान यहाँ से निकालेंगे तो 180 माइनस R1 प्लस R2 उधर चला जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब इस कोण का मान जो होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो इस QER के स्थान पर ले सकते हैं 180 माइनस कितना रख सकते हैं, R1 प्लस R2, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो वहाँ से मैंने ये बात निकाल ली, और बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यह हो जाएगा A कोण 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 360। कोण A बराबर सबको उधर भेज देंगे, 360 पहले से, ये 360 उधर जाएगा, माइनस का 360 हो जाएगा, और ये माइनस का R1 प्लस R2 उधर जाएगा, तो ये प्लस का R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2। 360 से 360 जाएगा, 0 हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। जो R1 प्लस R2 का योग है ये कोण A के बराबर है, इसको रखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 3 में, लिखेंगे A का मान कहाँ पर रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को देखिए आपका है डेल इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 लिख देंगे, माइनस R1 प्लस R2 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, कोण A लिख सकते हैं, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 5। अब देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति, अगर हम बात करें तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो कोण R1 है और जो कोण I1 है ये बहुत छोटे होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे लिखेंगे एक लाइन, अल्पतम विचलन की स्थिति में, प्रिज्म कोण के अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा कि जो कोण होंगे सारे कोण, जैसे जो कोण I1 है I2 है ये सब बराबर होंगे, मान लीजिए I के बराबर, जो कोण R1 है और ये R2 है ये सब बराबर होंगे, ये R के हो जाएंगे, और जो अल्पतम विचलन डेल है ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल M के बराबर। M का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है। ये जो डेल आपका विचलन था ये और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसको डेल M के बराबर कर देंगे। ओके, अब ये मान हम समीकरण 4 और 5 में रखेंगे, तब समीकरण 4 से देखेंगे तो समीकरण 4 से हमको क्या मिलेगा, A बराबर, देखिए R1 के स्थान पर R, R2 के स्थान पर R रखेंगे तो 2R, मतलब यहाँ से हमें R बराबर मिल जाएगा कोण A/2। क्यों, क्योंकि 2 है R के गुणे में, A के बटे में जाएगा। तथा यहाँ पर अगर बात करें समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 कितनी है आप देखिए, डेल के स्थान पर डेल M हो जाएगा, और उसके बाद देखिए I1 प्लस I2, I कितना हो जाएगा 2I, क्योंकि I1 I2 I के बराबर है। फिर माइनस का A है तो माइनस का A हो जाएगा, A इधर आ जाएगा तो ये प्लस का A हो जाएगा, A प्लस का डेल M हो जाएगा बराबर 2I, यानी I बराबर हो जाएगा A प्लस का डेल M बटे में 2। कोण I का मान पता चल गया। जब कोण I और R का मान पता चल जाता है तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, किस नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, n बराबर, n क्या होता है अपवर्तनांक, हमको इसी के लिए तो व्यंजक निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन I और बटे में साइन R। n बराबर I और R का मान रख दो, I का मान कितना है A प्लस डेल M बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस डेल M बाई 2 अपान में R के स्थान पर कितना रख सकते हो, R बराबर कोण A/2 आया, तो ये हो जाएगा साइन A/2। जो ये व्यंजक आया है ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रिज्म बहुत ज़्यादा पतला है तो विचलन, जो आपका विचलन कोण का मान होगा वो आपका और आएगा, उस स्थिति में जो ज्याएँ हैं वो छूट जाएंगी। तो ये आपका व्यंजक हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। चलिए अगर प्रिज्म पतला है तो उसकी स्थिति को भी लिख देते हैं, सूत्र में क्या परिवर्तन होगा उसको भी बता देते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया होगा, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर देंगे और इसके आगे पतले प्रिज्म की कंडीशन भी दिखा देते हैं इसी सूत्र में। ओके, आगे आपको क्या लिखना है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन, ठीक है। आपको दिखा पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, अगर प्रिज्म बहुत पतला है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, विचलन कोण का जो मान आएगा वो कितना आएगा। देखिए जब प्रिज्म बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इस स्थिति में जो साइन I होगा वो I के बराबर हो जाएगा, जो साइन R होगा या हम कह सकते हैं ऐसे, साइन I के स्थान पर कितना आया है A प्लस डेल M बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ज्याएँ छूट जाएंगी, A प्लस डेल M बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तथा जो आपका साइन A/2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, A/2 के, मतलब ज्या छूट जाएगी। तब इस सूत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा, A बराबर साइन छूट जाएगा तो हो जाएगा A प्लस डेल M बाई 2 और बटे में A/2, 2 से 2 कैंसिल, A का गुणा N से हो जाएगा तो ये NA हो जाएगा बराबर A प्लस का कितना हो जाएगा डेल M। तो जब डेल M का मान हम निकालेंगे तो इधर आपका NA था, A उधर जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा, डेल M बराबर A कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा N-1। डेल M क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, A क्या है प्रिज्म कोण, N क्या है अपवर्तनांक है। तो जब प्रिज्म आपका बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इस स्थिति में जो विचलन कोण होगा वो डेल M बराबर A प्लस A ब्रैकेट के अंदर N-1
होगा। और अगर पतले की बात नहीं हो रही तो आप यही लगा दीजिएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस पर न्यूमेरिकल अभी आया था बोर्ड एग्जाम में हाल ही में, तो इसको समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका डेरिवेशन है। और उम्मीद है कि आज की जो छोटी सी क्लास है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि छोटी सी क्लास में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।